अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहरीक पाकिस्तान अहमद रज़ा कसूरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ेब मिर्ज़ा। नाज़रीन, तुर्की की दारुल हुकूमत में शुमाली बहर ओकेयानूस के माहदे की तंजीम नेटो के सरबराही इजलास का अख्ताम हो गया। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद के लिए एक इंतहाई हंगामा खेज़ दौर में मुनक्किद हुई, जिसकी वजूहात में ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका और इसराइल की 3 माह तवील जंग, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इत्तेहादियों की मुसलसल तज़दीक और रूस की अस्करी सलाहियतों के हवाले से यूरोप में बढ़ते हुए खदशात शामिल हैं। तवक्को के ऐन मुताबिक नेटो के दिफाई बजट और यूक्रेन की हिमायत एजेंडे में सर फहरिस्त रहे इत्तेहाद ने कीव के लिए 70 बिलियन यूरो यानी 80 बिलियन डॉलर की इमदाद का अहद किया और दिफाई अखराजात में मुसलसल इजाफे का वादा भी किया। सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने बुध के रोज़ कहा कि इसके नतीजे में नेटो एक ऐसी तंजीम बनकर उभरेगी जिसमें हकीकी तब्दीली आ चुकी होगी। अगर आप इसे अमेरिका के नुक्ता नज़र से देखें तो आपके पास ऐसे यूरोपीय इत्तेहादी होंगे जो अमेरिका के साथ मिलकर नेटो के प्लेटफॉर्म से 1 अरब लोगों को महफूज रखने की कहीं ज़्यादा सलाहियत रखते होंगे। दरअसल ट्रंप ने इस सरबराही इजलास को इंतहाई कामयाब और ज़बरदस्त इत्तेहाद का मजहर करार दिया, जबकि मेज़बान मुल्क तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इन इजलासों को तारीखी करार दिया। ताहम ये कॉन्फ्रेंस गैर मुतवक्के इख्तलाफात की वजह से हंगामा खेजी का शिकार भी रही। ख़ास तौर पर ट्रंप का ये ऐलान कि तेहरान के साथ वाशिंगटन की मफाहमत की याददाश्त अब ख़त्म हो चुकी है और इस मौजू पर MOU कई माह की निस्बतन खामोशी के बाद ये दावा कि ग्रीनलैंड पर अमरीका का कंट्रोल होना चाहिए। ट्रंप के बढ़ते हुए दबाव के तहत नेटो के रहनुमाओं ने दिफाई अखराजात में इजाफा करने और इत्तेहाद की फ़ौजी सनती सलाहियतों को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। बशमूल फ़िज़ाई और मिज़ाइल दिफा नेटो के एलामिये में कहा गया कि वादों में नई ख़रीदारियों में 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा शामिल हैं। गहरी दुरुस्तगी के हमले, मजबूत फ़िज़ाई और मिज़ाइल दिफा, गैर साख्ता निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजीज़ और इंटेलिजेंस सलाहियतों पर नज़र रखते हुए उसने एक इंटर ऑपरेशनल ट्रांस अटलांटिक फॉर फाइटिंग क्लाउड और ताकतवर मॉडल्स को अपनाने का भी हवाला दिया गया है। फिर भी नेटो के अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि नेटो के 32 अरकान में से सिर्फ 5 के 2026 में अपनी मजमूई घरेलू पैदावार का 3.5% बुनियादी दिफा पर खर्च करने के इत्तेहाद के हदफ को पूरा करने का इम्कान है। इसके अलावा जो पिछले साल तो हैग में गुज़श्ता बरस जो हैग में सरबराही इजलास के दौरान भी रुकन ममालिक ने दिफाई अखराजात को 2% बढ़ाने पर मुत्तफ़िक हुए थे, जबकि इसके साथ साथ GDP का 1.5% हिस्सा दिफा से मुतालिक वसी तर सरमाकारी करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया था। तवक्को है कि 17 रुकन ममालिक 1.5% के इस हदफ को हासिल कर लेंगे। यूरोपीय रुकन ममालिक नेटो सन 2025 में नेटो और कनाडा में औसत बुनियादी दिफाई अखराजात GDP का 2.3% थे, जो 2026 में अब तक बढ़कर 2.53% हो गए हैं। अमेरिका के मुकाबले में ये शरह तकरीबन 3.1% बनती है। सरबराही इजलास के इख्तिताम पर ट्रंप ने कहा कि कुछ ममालिक बहुत अच्छी पेशरफ्त कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वैसे इनमें से कई ममालिक बहुत अमीर हैं, लिहाजा हमें इनके लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। और मज़ीद कहा कि कई ममालिक ने वाकई ही इस मुतालबे पर मस्बत रद्द अमल दिया। उधर दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल और बुध के रोज़ मुसलसल कई मुलाकातें भी की और यूक्रेन की हिमायत हासिल भी कर सके। गो के जो यूक्रेन है वो नेटो का रुकन नहीं है, लेकिन नेटो ने कहा कि इत्तेहादी यूक्रेन की आज़ादी, ख़ुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए इसकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत में मुत्तहद हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैयार करने का हक़ भी देगा। ये सिस्टम महंगे हैं और इनकी बहुत ज़्यादा मांग भी है और इस इक़दाम से यूक्रेन को ज़बरदस्त तक़वियत मिलेगी, जिसने हाल ही में यूक्रेन के अंदर ही इन मिसाइलों की तैयारी के लिए लाइसेंस की दरख्वास्त की थी। ट्रंप ने कहा कि हम इन्हें दिखाएंगे कि ये कैसे करना है। मेरा ख्याल है कि ये इन्हें बहुत तेज़ी से तैयार भी कर सकते हैं। और ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि हम ट्रंप के शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कुछ ऐसे ख्यालात पर बात की जो हमारी पोजीशन को मजबूत भी बना सकते हैं और अमन के क़याम की राह भी हमवार कर सकते हैं। जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के दिफाई साजो सामान की खरीदारी करने वाले इदारे पर भी आयद काटसा पर पाबंदियाँ हटाने पर भी आमादगी जाहिर की है। ट्रंप ने कहा कि वो इस पाबंदी को ख़त्म करने पर गौर करने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से तुर्की 2019 से इस प्रोग्राम से भी बाहर हो गया था। तुर्क हुकाम ने इशारा दिया कि वो असल में ऑर्डर किए गए तैयारों की F-35 तैयारें तकरीबन 40 तैयारों में से 6 इब्तदाई खेप जो हासिल करने के ख्वाह हैं। तुर्की इन तैयारों के लिए पहले ही 1.4 अरब डॉलर भी अदा कर चुका है और ये तैयारे बदस्तूर अमेरिका में मौजूद हैं।
जदीद अमरीकी लड़ाका टेक्नोलॉजी तक दोबारा रसाई हासिल करने के लिए तुर्की के दबाव को इलाकाई अमरीकी इत्तेहादियों की जानिब से सख्त मुखालफत का सामना भी है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फ़रोख्त के ख़िलाफ़ फ़ाल तौर पर लॉबिंग भी की और ये दलील दी कि तुर्की को जेट तैयारों तक रसाई देने से इसराइल की फ़िज़ाई बरतरी को ख़तरा होगा और मशरक़ वस्ता में फ़ौजी तवाज़ुन भी बिगड़ सकता है। और इसके अलावा जो इस हफ़्ते में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि ईरान ने पाकिस्तान का एक शुक्रिया अदा किया कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में अपने जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक इजलास मुनक़्क़द करने की इजाज़त देने वाली करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और तेहरान ने इस इजलास को कानूनी बुनियादों से आरी भी करार दिया था। और इजलास के बाद एक बयान में ईरान के सफ़ीर और मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद ऐरानी ने भी ख़ास तौर पर पाकिस्तान और सोमालिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस इजलास के इनेकाद की हिमायत नहीं की, जबकि इजलास की मुखालफत करने पर रूस और चीन की भी तारीफ़ की। इस इजलास की दरख्वास्त बहरीन और सलामती कौंसिल के 5 यूरोपीय रुकन ममालिक डेनमार्क, फ्रांस, यूनान, लिटविया और बरतानिया ने की थी। इसका करारदाद का मकसद 2231 जिसमें 2015 के ईरान जोहरी माहदे की तोसीक की गई थी कि इस नफाज और इस मामले पर सेक्रेटरी जनरल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पर भी तबादला ख्याल करना था। और जो इससे एक और अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिससे ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ हमसाया मुल्क जो इंडिया, वो अपनी तमाम तर कोशिशों की जो उसकी कोशिश है किसी तरीके से अपने आप को ज़्यादा मजबूत करेगी। इंडिया की ने पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन संदूर के दौरान जिन 2 हथियारों का सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ वो S-400 और ब्राह्मोस भी थे। इंडिया ने S-400 रूस से हासिल किया था, जबकि ब्राह्मोस इंडिया और रूस का मुश्तरका मनसूबा है। S-400 एक दिफाई निज़ाम है जिसका मकसद बैरूनी हमलों को रोकना, जबकि ब्राह्मोस एक जारहाना हथियार भी है जो कि दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्राह्मोस बेसिकली एक सुपरसोनिक मिज़ाइल और इंडिया अब इसे दीगर ममालिक को बरामद भी करना चाहता है। और पिछले हफ्ते इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब इंडोनेशिया का दौरा किया तो वहाँ ब्राह्मोस मिज़ाइल की फ़रोख्त से मुतालिक मुआहिदा भी हतमी शक्ल इख्तियार कर गया है। इससे पहले भी उसने फ़िल्माइन के साथ अपना मुआहिदा किया था। ये वो सारी डेवलपमेंट्स हैं जो इस हफ़्ते पूरी दुनिया के अंदर हुई हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए पूरी दुनिया के अंदर नए दोस्तों की तलाश और एक जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। और इस सारी सियासत का बेसिकली अंदर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा चेंज दुनिया के अंदर होता हुआ आपको नज़र आएगा। हर एक स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो अलायंस बन रहे हैं, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। इन सारी सूरत हाल पर हमारे प्रोग्राम में बात करने के लिए अहमद रज़ा कसूरी साहब की गैर मौजूदगी में बात करेंगे आज माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर शोज़ब अस्करी साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जैसे कि आपने सबसे पहले बात की शोज़ब साहब कि अगर इस वक्त सूरत हाल देखें तो पूरी दुनिया के अंदर एक जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और इस वक्त पाकिस्तान भी अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल प्लेस के अंदर कंसिडर हो रहा है कि हर एक मामले के अंदर पाकिस्तान को बड़ी अहमियत हासिल है। जो सबसे पहले बात करें कि अभी जो रिसेंटली ये जो नेटो का एक सरबराही इजलास हुआ, इसमें तुर्की की जो डिमांड थी बड़े अरसे से कि उसे F-35 तैयारों की जो है वो खेप को बहाल किया जाए किसी न किसी तरीके से, लेकिन एक चीज़ बाद में ख़बरों की ज़ीनत बनी कि वो उसने जो S-400 जो लिया था रशिया से, ये बात चल रही थी कि वो किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल करना चाह रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि एक तरफ इजराइल जो मुसलसल तुर्की को अपना हरीफ कंसिडर कर रहा है, बल्कि उसने कहा भी है कि ईरान के बाद अगर कोई बड़ा हरीफ है तो वो हमारा तुर्की है। तो ऐसी सूरत हाल में तुर्की रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को किस तरह बैलेंस कर सकता है कि जब वो अमेरिका से F-35 ले रहा है और वो कुछ रशिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने के लिए। आपने बहुत उम्दा अंदाज से पिछले चंद दिनों में, ख़ास तौर पर 10-12 दिनों में जो अहम आलमी वाक़यात हुए हैं उनका ख़ुलासा कर दिया है। और अब शायद ये बात कहना और समझाना आसान होगा कि पिछले चंद महीनों में हमने देखा एक तरफ यूक्रेन और रूस की जंग में बहुत तेज़ी आई, दूसरी तरफ हमने देखा कि अमेरिका, ईरान और इसराइल की जो जंगी सूरत हाल थी वो पाकिस्तान की सालसी में एक किस्म से एक MOU साइन हुआ और बज़ाहिर एक सीज़ फायर है। और अभी तुर्किया में नेटो का सरबराही इजलास हुआ है जिसमें तमाम लोगों को इम्कान था कि शायद सदर ट्रंप नेटो के साथ जो उनकी खफगी है उसके सबब शरीक नहीं होंगे, लेकिन सदर ट्रंप ने तुर्किया में आकर और सदर अर्दोगान के साथ बैठकर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि शायद मैं नेटो के इजलास में ना आता अगर ये इजलास मेरे दोस्त
और मेरे प्यारे दोस्त उर्दगान जो हैं वो इसको मुनक्किद ना करवा रहे होते और ये तुर्किया में ना हो रहा होता। तो जाहिर है ये तुर्की एक के लिए, बहुत बड़ी मैसेजिंग है नेटो के लिए। नेटो के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। और खित्ते में जो मुमालिक तुर्की को अपने लिए आइंदा एक जंगी खतरा समझते हैं, और मेरी मुराद इसराइल की है, नेतन्याहू हों या इतमार बिन गवीर हों या उनके वजीर ख़जाना स्मुट्रिच हों या जो वजारत उज़्मा के ख्वाहिशमंद हैं साबका वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट हों, इन तमाम लोगों ने बारहा मुसलसल ये कहा है कि शिया ईरान से निमटने के बाद हमें सुन्नी आलम इस्लाम से निमटना होगा, और सुन्नी आलम इस्लाम तुर्की और पाकिस्तान की क़ियादत में मुत्तहिद हो रहा है। इसराइल को ईरान के साथ साथ तुर्की और पाकिस्तान की क़ियादत में नए उभरते हुए मुस्लिम ममालिक का जो एक अस्करी इत्तेहाद है उससे वजूद का ख़तरा है। तो ये वो आलमी मंजरनामा है और ये वो खित्ते की सूरत हाल है जिसमें नेटो का इजलास हुआ। फिर इस नेटो के इजलास में सदर ट्रंप, जो जाहिर है चाहे मसला रूस और यूक्रेन का हो वहाँ भी एक किस्म से फैसला कुन हैसियत रखते हैं, और चाहे वो मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा हो वहाँ भी अमेरिका अभी तक एक किस्म से फैसला साज कुव्वत के तौर पर अपने आप को समझता है, और उसके इत्तेहादी मसलन इसराइल उसको ये बावर कराते हैं कि हाँ तुम ही हो जो मशरिक़ वस्ता के मसले में क्या कहते हैं एक किस्म से पीस के गारंटर हो या स्टेबिलिटी के गारंटर हो। और फिर हमारे जो इत्तेहादी, हमारे दोस्त भाई अरब ममालिक हैं, उनके भी अभी तक अमेरिका के साथ जो सिक्योरिटी गारंटर मुआहदे हैं वो ये तमाम सूरत हाल अमेरिका को बहरहाल एक बहुत बड़ी हैसियत देती है। इस सूरत हाल में उर्दगान के साथ बैठकर सदर ट्रंप का ये कहना कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि ये इजलास तुर्किया में हो रहा है, और फिर पहला सवाल उनसे यही किया गया कि अगर आप तुर्की से इस कदर अकीदत रखते हैं और सदर उर्दगान आपके इतने करीबी दोस्त हैं, तो ये जो पिछले 7 साल से मसला अटका हुआ है F-35 5th जनरेशन जंगी तैयारों का, जिसके 40 तैयारे तुर्किया ने खरीदने हैं और पहले 6 तैयारों की खेप डिलीवर होने वाली थी, तो ये ट्रंप ही थे जिन्होंने तुर्किया पर पाबंदी लगाई थी, F-35 तैयारे भेजने से मना कर दिया था। और वजह उन्होंने ये बताई थी कि अगर S-400 डिफेंस मिसाइल जो रूस तैयार करता है वो तुर्किया में तनसीब किया जाएगा तो इससे F-35 तैयारे की जो टेक्नोलॉजी है उसके जो राज हैं उनके इख्फा होने का खतरा है, वो हमारे सीक्रेट्स जो हैं वो दुश्मन के पास जाने का खतरा है, सो हम तुर्किया को नहीं देंगे। लेकिन 2018-19 के ट्रंप में और ईरान के खिलाफ 40 दिन की लड़ाई में कोई भी हदफ हासिल ना करने वाले ट्रंप में बहुत फर्क है। आपने सदर ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज तुर्किया में नोट की होगी, वहां ऐसे लग रहा था जैसे सदर ट्रंप सदर उर्दगान की किसी मामले में खुशनुदी चाहते हैं, उन्हें प्रेज कर रहे हैं और उनसे कोई काम निकलवाना चाहते हैं। और इसके बदले में उसी पहली महफिल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा दोस्तों पर दोस्त इक्तसादी पाबंदियां नहीं लगाया करते। और यहाँ मेरे सारे साथी मौजूद हैं, मार्को रूबियो बैठे हुए हैं, पेट हेगेस्ट बैठे हुए हैं, हमारे वजीर खजाना बैठे हैं। मैं अभी के अभी हुक्म जारी करता हूँ कि तुर्किया पर आयद इक्तसादी पाबंदियां हटा ली जाएं। और ऐसे मौके पर जब कैमरा सदर उर्दगान के चेहरे की तरफ आया तो आपकी खुशी जो थी वो दीदनी थी। फिर उन्होंने ये कहा कि हम F-35 तैयारे तुर्किया को क्यों नहीं देंगे, हम इसको कंसिडर करते। ये बात इस बात के साथ मिला के देखी जाए कि एक्सियोस पर रिपोर्ट आई थी कि सदर ट्रंप ने बात करते हुए नेतन्याहू को क्रेजी यानी पागल कहा, और साथ में यह भी कहा अगर मैं ना हूं तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। फिर इस दौरान आप अमेरिका के नायब सदर JD वेंस के बयानात को याद कीजिए, वो कह रहे थे इसराइल को अमेरिका और ट्रंप पर तनकीद करते हुए शर्म करनी चाहिए। अमेरिका और ट्रंप शायद इस दुनिया में इसराइल के वाहिद इत्तेहादी के तौर पर बाकी रह गए हैं, बाकी तमाम लोग, बाकी तमाम दुनिया इसराइल से नफरत करती है। और इसके जवाब में उन्होंने जो आपने बड़ा अच्छा किया कि जो इसके अगेंस्ट नेतन्याहू ने बयान दिया था कि हाँ इसके अलावा छोटा सा मुल्क इंडिया, उसने भी अपना इत्तेहादी उसको बड़ा करार दिया। और ये कि हमारी हिमायत दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी एक मुल्क की तरफ से की जाती है तो वो हिंदुस्तान है। यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान अगर मशरिक की तरफ से हिंदुस्तान जैसे दुश्मन का सामना करता है,
जो एलानिया दुश्मन है और जो एलानिया ये कहता है कि पाकिस्तान से उसकी सरजमीन बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर छीन लेना उनका ख्वाब है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता इसराइल ईरान के खिलाफ जंग जीतता है और रजा पहलवी या कोई ऐसा आदमी ईरान में पपेट इंस्टॉल किया जाता है जो प्रो इजराइल होगा, तो आप फिर यूं समझ लीजिए कि अफगानिस्तान की तरफ से लोग आपसे ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम ना करते हुए दरियाए सिंध और अटक तक का इलाका डिमांड करते हैं, और हिंदुस्तान वाले हमारे से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का मुतालबा करते हैं। और फिर अगर खुदा न खास्ता ईरान में एक ऐसी हुकूमत आती है जो प्रो इजराइल प्रो इंडिया होगी, तो वो हमारे बलूचिस्तान जो पहले ही एक किस्म से कॉन्फ्लिक्ट जोन है उसमें मजीद परेशानी का बायस होगी। तो सबसे पहले तो पाकिस्तानी हाजरीन नाजरीन को ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी हुकूमत अगर इतना प्रोएक्टिव होकर ईरान के मामले को पुरअमन तरीके से हल करवाना चाहती है, तो इसमें हमारे लिए मफाद ही मफाद है। ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है कि हम हर तरफ अफगानिस्तान हिंदुस्तान के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता कि फिर आप ईरान में भी एक ऐसी हुकूमत को कबूल कर लें जिसके तस्वीराती मकासद पाकिस्तान के साथ हम आहंग ना हो। अच्छा, जो आपने एक बड़ी अच्छी बात की जो पहले के वो जैसे आप एक और ब्लॉक जो तुर्की, पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरेबिया और सर ये जो एक ब्लॉक की एक बातें स्पेशली जो इजराइल के अंदर इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं, तो आप क्या देखते हैं कि एक तरफ कोशिश कर रहा है इजराइल के इंडिया की, जैसे आपने जिक्र किया कि इंडिया के साथ उसके वो अपने आप को इत्तेहादी कहलाता है, हमारे दाने पे दुश्मन बैठा है भारत और तुर्की के दाने पे बैठा है इजराइल। इन दोनों की जो गठजोड़ है हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, और पाकिस्तान को जो ये ब्लॉक है कितना इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम, जैसे आपने पहले बात की कि ये हमारे मुस्लिम ब्लॉक के अंदर डिवीजन डालने के लिए ये शिया और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो हमें एक स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ने के लिए इन सब को एक इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर इनके साथ आगे एक जारी बात है ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर आता है, मुस्तकबिल में रुकता हुआ नजर नहीं आता। अच्छा, आलमी सियासत या आलमी तल्लुकात का जो भी तालिब इल्म है वो ये बात जानता है कि मुस्तकबिल की पेशबीनी के लिए या मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हाल को समझें, प्रेजेंट। ठीक है। और अगर हम प्रेजेंट को समझना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम नियर पास्ट को अंडरस्टैंड करें कि करीब माजी में क्या हुआ है। बिल्कुल ठीक है। 1979 में जब ईरान में इनकलाब इस्लामी इमाम खुमैनी लेकर आए, इमाम खुमैनी इनकलाब नहीं लाए थे, ईरानी अवाम इनकलाब लाए थे, और ईरानी अवाम ने अपने इस इनकलाब का रहनुमा खुमैनी साहब को चुना था। खुमैनी साहब 7 साल से फ्रांस में बैठे हुए थे, और महज ख़तों से अवाम में इनकलाब नहीं लाया जा सकता। ख़त अवाम को तसल्ली देते हैं, अवाम के मुतालबात अपने होते हैं। ईरानी अवाम ने एक पॉपुलर मूवमेंट के नतीजे में अमेरिका के इंस्टॉल किए हुए रज़ा पहलवी को वहाँ से भागने पर मजबूर किया था, और रज़ा पहलवी के भागने के बाद इमाम खुमैनी फ्रांस से जहाज़ पर सवार होकर ईरान तशरीफ़ लाए थे। और जब वो ईरान आ रहे थे तब तक ईरान की जो एयरफोर्स है वो रज़ा पहलवी के साथ वफादार थी, और तमाम लोगों को ये लग रहा था कि चूंकि एयरफोर्स शाह की वफादार है तो बहुत मुमकिन है कि वो जहाज़ जिसमें खुमैनी और उनके साथ दर्जनों सहाफ़ी आ रहे हैं शायद उसको फ़ज़ा में ही उड़ा दिया जाए। वो तैयारा जब ईरान की फ़ज़ाई हदूद के पास पहुंचा तब ईरान की फ़ज़ाई फ़ोर्स ने शाह के साथ वफादारी ख़त्म करके अवाम यानी पब्लिक के साथ वफादारी का जो है हलफ उठाया था, और यूं वो तैयारा वहां लैंड हुआ था। शाहज़ साहब गुस्ताई माफ, जरा हमें एक रुकना पड़ेगा, हमें एक ब्रेक की तरफ, फिर वापस आते हैं दोबारा ये से आगे से सब बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी नेटो इजलास के हवाले से, और जो तुर्की में इस वक्त जो S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम जो इस टाइम था दिया था तुर्की को, और तुर्की ने चूँकि आप F-35 के हवाले से बातचीत की अमेरिका से, इस सारी कम्प्लिकेशन के ऊपर जो बातचीत चल रही थी, हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर शौज़ब अस्करी साहब जो इस पर बात कर रहे थे। जी सर फरमाइएगा, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि अब जो एक तरफ तुर्की एक ऐसी सिचुएशन है।
जी, मैं गुजारिश कर रहा था, जब 1979 में ईरानी इनकलाब आया तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि ऐसा नहीं है कि ईरानी इमाम खुमैनी ने कोई गोरीला फोर्स बनाई हुई थी और वो गोरीला फोर्स हुकूमती अहदाफ पर हमले करती थी और यूं फिर किसी जंगी कार्रवाई के बाद कोई इनकलाब आया। ईरान में एक पॉपुलर मूवमेंट थी जिसमें लेफ्ट के लोग भी शामिल थे, जिसमें प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस भी शामिल थी और जिसमें रिलीजियस एंटिटीज भी इन्वॉल्व थी और जिसमें ईरान के जिनको बाजारी कहा जाता है यानी बिजनेस कम्युनिटी वो भी इन्वॉल्व थी और ये एक पॉपुलर अपराइजिंग थी, पॉपुलर रेवोल्यूशन था। सारी दुनिया इसको जानती है और जो लोग इस मौजू को पढ़ते हैं वो इस बात से वाकिफ हैं। खुमैनी साहब को इनकलाबियों ने मदऊ किया कि आएं और आकर मुल्क की क़यादत करें। आते ही खुमैनी साहब ने ईरान के साबिका शाह को अमेरिका से मांगा कि उनको वापस दिया जाए, हम उनके खिलाफ जो भी अवाम के मुतालबात हैं उनके मुताबिक कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। अमेरिका ने इसको इनकार किया। ईरान के स्टूडेंट्स ने अमेरिका की एम्बेसी पे कब्जा कर लिया, वहां के सफारतकारों को होस्टेज बनाया। तब से लेकर आज तक अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारती तल्लुकात नहीं है। ईरान में स्विस एम्बेसी है जो अमेरिका के साथ राब्ता के लिए एक जरिया है और वाशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसी है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता डिप्लोमेटिक कनेक्शन का एक पॉइंट है। यानी पाकिस्तान 1979 से लेकर आज तक अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में सिर्फ पाकिस्तान की सफारतकारी का काम नहीं करता, हमारी एम्बेसी वहां ईरान की एम्बेसी का सब्स्टिट्यूट है। तो ये कहना कि पाकिस्तान अपनी औकात से आगे जा रहा है या पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है या हमारा इसमें क्या मफाद है, हम इस तनाज़े में डे वन से एक स्टेक होल्डर है। फिर 1980 से लेकर 88 तक 8 साल ईरान इराक जंग में गल्फ ममालिक ने इराक की हिमायत की, यूरोप ने इराक की हिमायत की, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की हिमायत की। पाकिस्तान ने इस जंग के दौरान ना ईरान की हिमायत की फौजी और ना इराक की हिमायत की, हमने अपना न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन किया। फिर 2015 में जब यमन के खिलाफ सऊदी क़यादत ने एक फिजाई फौजी कार्रवाई शुरू की थी तो पाकिस्तान से फौज मांगी गई थी। हमें नून लीग को यहाँ क्रेडिट देने की ज़रूरत है कि उस ज़माने में वो करारदाद कौमी असम्बली में लेकर आए थे और पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने यह कहा था कि हम मुस्लिम ममालिक के दरमियान होने वाले तनाज़े में किसी एक पार्टी की साइड नहीं लेंगे। तो पाकिस्तान अगर किसी नेगोशिएशंस को आज लीड करता है तो उसके पीछे एक 40-50 साल की हिस्ट्री है। ऐसे ही नहीं है कि पाकिस्तान ईरान का दोस्त है, भाई है और ईरानी पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। इसके अलावा अभी 2021 में तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहिदा कतर और दोहा की सालसी में हुआ है। सारी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान से अमेरिका के पुरअमन इनखला के लिए पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर सिफारती कोशिशें की और हमने ये डिप्लोमेटिक गारंटी दी कि अमेरिकन फोर्सेस पीसफुली अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाएंगी। हम हैं जो सऊदी अरब के पिछले कई दहाइयों से मुसलसल डिफेंस पार्टनर हैं। सितंबर 2025 में अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की थी तो ये पहले से मौजूद अरेंजमेंट की एक फॉर्मल शक्ल थी। पाकिस्तान की अफवाज 1979 में जब सऊदी अरब में रेहान अल उतैबी ने बैतुल्ला पे कब्जा किया था तब से पाकिस्तान की अफवाज सऊदी अरब में सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए, ख़ास तौर पर हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए वहाँ तैनात है। तो फ्रॉम नोवेयर पाकिस्तान इस डिप्लोमेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ। हम इस सारे मामले पर पिछले 40-50 साल से एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं। तुर्की क्यों पाकिस्तान के साथ है? और पाकिस्तान के लोग मई 25 की जंग में देख चुके हैं कि हिंदुस्तान से जो ड्रोन रावलपिंडी तक आए थे वो ड्रोन इसराइली साख्ता थे। और अब नेतन्याहू ने जब यह कहा है कि 1.4 अरब लोग हमारी हिमायत करते हैं तो वो हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत को अपना हिमायती समझते हैं। फिर हमें यह समझना चाहिए कि एक तंजीम है जिसका नाम है I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये अमेरिका और इजराइल का बनाया हुआ मिडल ईस्टर्न क्वाड है। तो पाकिस्तान सऊदी के साथ और गल्फ के दीगर ममालिक के साथ, तुर्की और मिस्र के साथ अगर इतना करीब हुआ है तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान गजा पीस बोर्ड का इनिशिएटर है। हम बिला वजह गजा पीस बोर्ड में शामिल नहीं हुए और हमने अगर ट्रंप को 2 दफ़ा
अमन के नोबेल अवार्ड के लिए नामजद किया है तो एक दफा मई 25 की जंग के मुतल्लिक किया था और दूसरी दफा गजा के लिए उसकी जो कोशिश थी सिफारतकारी की, उसमें 45 ममालिक शामिल हैं। तमाम गल्फ ममालिक मां सिवाय ईरान के गजा पीस बोर्ड का हिस्सा हैं। आप पाकिस्तान पर लान तान करने से पहले सोचें कि आपको लगता है कि कतर जो हमास का हामी समझा जाता है वो गजा पीस बोर्ड में शामिल होकर गजा के अवाम के खुदा ना खास्ता खिलाफ जाएगा? क्या आपको लगता है तुर्किया जो गजा पीस बोर्ड का मेंबर है वो हमास से और गजा से और फलस्तीन से धोखा करेगा? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता फलस्तीन से धोखा करेगा? फलस्तीन और कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के दो बुनियादी सतून हैं और हमारी खारजा पॉलिसी हमेशा कश्मीर और फलस्तीन के मसले के इर्द गिर्द घूमती है। खुदा न खास्ता हमने फलस्तीन पर कंप्रोमाइज किया तो हमें कश्मीर पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और कश्मीर इतना इंपॉर्टेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी सूरत हाल समझने के बाद अब हमें समझना है कि पाकिस्तान तुर्किया के करीब क्यों है, पाकिस्तान इजिप्ट के करीब क्यों है, पाकिस्तान गल्फ ममालिक के करीब क्यों है और पाकिस्तान ईरान के करीब क्यों है। अभी पिछले हफ्ते मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान आए थे खामनाई साहब के तजहीज़ व तकफीन से 2 दिन पहले, और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें आला सरकारी एजाज़ दिए, पाकिस्तान के जो फिजिशियंस कॉलेज है उन्होंने उसको एजाज़ी फेलोशिप दी, तब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वी आर योर ब्रदर्स एंड आई वॉन्ट टू गिव यू एश्योरेंस कि एज ब्रदर वी विल नॉट लेट यू गो डाउन। पाकिस्तान ईरान को ये तसल्ली देता है, ये गारंटी देता है कि हम आपके भाई हैं और हम आपको भाई होने के नाते कभी झुकने नहीं देंगे। और ये कोई छुप छुपा के पाकिस्तान बातें नहीं करता, ये तमाम ऑफिशियल विजिट्स में की गई ऑफिशियल डिस्कशंस हैं। इसके बावजूद ट्रंप ये कहते हैं कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इज द ग्रेट एंड पाकिस्तान फील्ड मार्शल इज द ग्रेटेस्ट। तो कोई वजह तो है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी बहुत अहम है और कोई वजह तो है कि जब बहरीन ने उस रात, जिस रात ट्रंप ने बयान दिया था कि आज एक सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी ईरान की, उस रात बहरीन ने एक करारदाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करवाई थी जिसमें यह कहा गया था कि आबनाए हुर्मुज़ को अमेरिका और नेटो जंगी तरीके से खाली करवाएं। पाकिस्तान ने उस करारदाद से गैर हाजिरी की थी, चाइना और रूस ने उस करारदाद की मुखालफत में वोट दिया था और ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। और पाकिस्तान गल्फ में सिक्योरिटी गारंटर है सऊदी अरब के साथ। पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में निहायत समझदारी से अपने कार्ड्स खेलता है और पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट और अपने मफादात को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। पाकिस्तान ही है जो गजा में सितंबर 2025 की जंग बंदी का बायस बना था। और अगर आपको याद हो, शर्म उल शेख में ट्रंप ने शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि आप आएँ और आकर आप बात करें, और शहबाज शरीफ ने तमाम मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए कहा था कि गजा पर कोई समझौता नहीं होगा, गजा फलस्तीनियों का है। और तमाम मुस्लिम दुनिया ये बात बावर करवा देना चाहती है कि इस मसले का हल 2 रियासतों में है, आज़ाद फलस्तीन, तब इसराइल एक लेजिटिमेट रियासत बनेगा। जो कुछ नेटो के इजलास में हुआ वो तुर्की की कामयाबी है और तुर्की की फौजी कामयाबी दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान की फौजी कामयाबी है कि मई 25 की जंग में लड़ पाकिस्तान रहा था हिंदुस्तान के सामने, मगर अगर एक बाजू हमारा चीन ने थामा हुआ था तो दूसरा बाजू हमारा तुर्किया ने थामा हुआ है। और तुर्किया ने अमेरिका को समझाया है कि ईरान में कुर्दों का मसला ना छेड़ो, वरना तुर्की कुर्दों के साथ किए हुए अमन मुआहदे पर नजरसानी करेगा। तब अमेरिका कुर्दों की पेशकदमी से बाज रहा और तब अमेरिका ने कुर्दों को मना किया कि वो ईरान में फसाद पैदा ना करें। पाकिस्तान इस वक्त ईरान के लिए भी एक किस्म का पीस ब्रोकर है। पाकिस्तान एक किस्म से शाम, लबनान और तुर्किया में भी पीस नेगोशिएशंस में एक प्राइमरी पार्टनर है। और जहां तक मिडल ईस्ट गल्फ ममालिक का ताल्लुक है तो यहां तो हमारे सिक्योरिटी मुआहदे हैं और पाकिस्तान ने कई दफ़ा कहा है कि अगर अमन होता है तो हमें ईरान को एक आलमी मुस्लिम मिलिट्री ब्लॉक में शामिल करने में कोई परेशानी या कोई
क्या कहते हैं वो कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अच्छा सर, ये अस्की साहब जो आपने बात की कि जैसे अब इजराइल ने ईरान के बाद तुर्किया को सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक हरीफ भी करार दिया है, और नेतन्याहू का कहना है कि भाई तुर्किया शाम और दिफाई सनत में बढ़ती हुई मौजूदगी के जरिए गालिब ताकत बनने की कोशिश कर रहा है, यानी उसने डिक्लेयर कर दिया इस चीज़ को। और इसके बाद देखें तो इजरायली कंपनियां अब राफेल की जो है वो भारत में आयरन डोम मिसाइल बनाने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि तैयारी में मुकम्मल है। जैसे उन्होंने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया, इससे पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था, लेकिन अब उसको मजबूत कर रहे हैं हमारे हमसाये के अंदर। और इसके बाद अगर देखें तो वही जो इंडिया है वो रशिया के ज़रिए ब्राह्मोस मिसाइल तैयार कर रहा है, और वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसको अपना मार्केट भी कर रहा है। तो क्या देखते हैं कि आप जो ज़्यादा इंडिया ने जिन लोगों को, जिन कंट्रीज़ को ये जो जंगी साजो सामान फ़रोख्त कर रहा है, वो सारे चाइना के से उनके कहीं ना कहीं मफादात का टकराव है। तो इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान चाइना के साथ अपनी कोलैबोरेशन को मज़ीद बढ़ाकर अपनी जो दिफाई सनत को भी मजबूत कर सकता है। सर, इंडिया ने 2030 में 5th जनरेशन फाइटर प्लेन का प्लान लॉन्च करना है। वो तीजास को अपग्रेड करेंगे। आप और हमारे देखने वाले उनको ये समझना चाहिए कि J-35 जो चाइना का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, उनकी अभी पहली खेप मार्केट में आने वाली है। और इंडिया के मशहूर दिफाई तज्जियाकार हैं प्रवीण सोहानी, उन्होंने कहा है कि ये एक अजीब बात है कि चीन 5वें जनरेशन के जंगी तैयारों की पहली खेप बजाय प्लाफ को देने के, प्लाफ यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, उसको देने के वो PAF को देना चाहता है। तो हम तो 2027 में 5th जनरेशन फाइटर प्लेन उड़ा रहे होंगे, और हमारी एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स के दरमियान दोस्ती और पुरअमन जो क्या कहते हैं जंगी मशकें, वो 2019 में जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ था उसके बाद से स्टार्ट हो गई हैं। और हर साल पाकिस्तान और चीन 2 हफ्तों के लिए मुश्तरका जंगी मशकें करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को टेस्ट करते हैं, जिसमें JF-17 इन्वॉल्व होता है, जिसमें J-10C इन्वॉल्व होता है। इवन हमने F-16 और चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के दरमियान जो एक तामुल है या जो राब्ताकारी है उसको मुमकिन बनाया है। हमारे तमाम दिफाई फ़ज़ाई असासे चाइना के सैटेलाइट बीडू के साथ कनेक्टेड है। हम अमेरिका के सैटेलाइट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। और इंडियन एयरफोर्स ने ये माना है कि 2025 की जंग में पाकिस्तान की एयरफोर्स लाइव वॉर थिएटर को देख रही थी, और वो हमें बता रहे थे कि हम देख रहे हैं कि आप फलां जगह से फलां तरफ अपना तैयारा मूव कर रहे हैं, फलां जगह से फलां तरफ आप अपने मिसाइल मूव कर रहे हैं। सो सारा वॉर थिएटर पाकिस्तान के सामने था। अगर इंडिया और रूस मिलकर ब्रह्मोस बनाते हैं तो पाकिस्तान और चीन मिलकर JF-17 थंडर बनाते हैं। और अगर इंडिया इंडोनेशिया को ब्रह्मोस बेचता है तो पाकिस्तान आज़रबाईजान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को और न जाने कितने, म्यांमार को, और हम कितने मुल्कों को JF-17 थंडर बेचने के मुआहदे करते हैं। दिस इज हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्क्स। रूस पाकिस्तान का तस्वीराती दुश्मन नहीं है। अगर आप पिछले चंद सालों से व्लादिमीर पुतिन की गुफ्तगू जब भी वो पाकिस्तान से मुतल्लिक करते हैं तो उस गुफ्तगू में एक दुश्मन का तासुर नहीं होता, बल्कि एक दोस्त का और एक इत्तेहादी का तासुर होता है। और न जाने पाकिस्तान की सफारतकारी का कोई मोजा है या ये दानिशमंदी है कि हम अमेरिका के भी बहुत करीब हैं, हम चीन के भी बहुत करीब हैं, और हम रूस के भी बहुत करीब हैं। 2025 की जंग की बुनियाद थी पहलगाम का वाकया। पहलगाम वाकया पर हिंदुस्तान के हामी 2 गिरोह थे और तीसरा हिंदुस्तान, एक अफगान तालिबान, एक इसराइल और तीसरा इंडिया। तो इंडिया को मुबारक हो ये डिप्लोमेटिक कामयाबी कि एक तरफ उसके अफगान तालिबान इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ उसकी जेनोसाइडल रिजीम इजराइल उनकी इत्तेहादी है, और खुद बीजेपी की सियासत और मोदी की शख्सियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो जब तक वज़ीर आज़म नहीं बने थे यूरोप और अमेरिका में उन पर ट्रैवल बैन था बिकॉज ऑफ 2002 के गुजरात फसादात। सो मुस्तकबिल फ़लस्तीन के लिए इस तरह रोशन है कि फ़लस्तीन का मसला पिछले 3 सालों से दुनिया का बुनियादी मसला है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का मेयर
एलानिया तौर पर बोलकर कहता है कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए न्यूयॉर्क इंतज़ामिया कोशिश करेगी। पिछले 62 साल से न्यूयॉर्क में प्रो इज़राइल रैली निकलती है जिसको लीड करता है न्यूयॉर्क का मेयर। ये पहला साल था। ज़ोहरान ममदानी उन दिनों इमाम बारगाहों में जाकर मुहर्रम की मजलिसें अटेंड कर रहे थे और इसकी तस्वीरें सामने हैं सबके। वो प्रो इज़राइल मार्च में शामिल नहीं थे। फिर न्यूयॉर्क की ही 3 प्राइमरियां ऐसी हैं जहां वो लोग डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनेशन जीतने में कामयाब हुए हैं जो सोशल डेमोक्रेट्स कहलाते हैं, यानी प्रो पैलेस्टाइन। अमेरिका की 70% यंग आबादी प्रो पैलेस्टाइन है, एंटी इजराइल। यूरोप में पिछले 3 सालों में बरतानिया ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने और सिवाय जर्मनी के यूरोप के तमाम मुआशरे और ममालिक 2 रियासती हल को और फ़लस्तीन की आज़ाद हैसियत को कबूल कर रहे हैं। एवी शालोम एक इजरायली बरतानवी हिस्टोरियन है और इलान पापे इजरायली बरतानवी हिस्टोरियन है। ये दोनों कह रहे हैं कि ज़ायनिज़्म या सहूनियत अपनी आखिरी दमों पर है और जब भी कोई वायलेंट आइडियोलॉजी, वो चाहे फाशिज़म हो चाहे नाज़ीज़म हो, जब ऐसी पुरतशद्दुद नज़रियात या इन नज़रियात पर कायम मुआशरे या रियासतें ख़त्म होने के करीब होते हैं तो उनका जुल्म और सितम बहुत बढ़ जाता है। मैं इससे आगे बढ़कर इसी आइडिया को इंडिया पे फिक्स करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में अभी पिछले हफ्ते एक फिल्म आई है सतलुज, उसने पंजाब और हरियाणा में एक किस्म से आग लगा दी। लोगों को नज़र आया है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, हिंदुत्व पर मबनी सियासत ने हिंदुस्तान में अक़लीती बरादरों की ज़िंदगियाँ हराम किए रखी हैं। अभी सिखों की आंखें खुली हैं। मुसलमान बहुत अरसे से ये समझ चुके हैं कि बीजेपी हुकूमत से उन्हें कोई खैर नहीं है। 510 लोगों की असेंबली में एक आदमी भी बीजेपी ने मुसलमान को वोट अपना क्या कहते हैं उम्मीदवार नहीं बनाया। 67 करोड़ लोग हिंदुस्तान में बीजेपी के मेंबर है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे इसराइली मुआशरा 95% नेतन्याहू के साथ होकर गजा की नस्लकुशी और जनूबी लबनान पर कब्जे और शाम पर कब्जे और ईरान की तबाही पर खुश है, इसी तरह बीजेपी का 100% जो हामी है वो मोदी के साथ खड़ा है। तो ये एक किस्म से सेंसलेस और क्या कहते हैं ज़हनी मरीज़ किस्म की सियासी सोच है कि आपने दुनिया से पाकिस्तान को ख़त्म करना है या दुनिया से इस्लाम को ख़त्म करना है। ये चीज़ें ख़त्म होने के लिए नहीं बनती। ना मज़ाहिब ख़त्म होते हैं और ना वो ममालिक ख़त्म होते हैं जिन ममालिक के पास एटमी हथियार हों। सो इसराइल और हिंदुस्तान बहुत जल्द इस ज़मीनी हकीकत को समझेंगे। इंडिया में एक वज़ीर ने कहा है कि जी ये पब्लिक काकरोच है, तो लोगों ने कहा है हाँ हम काकरोच हैं। और वो काकरोच पार्टी 7 करोड़ लोगों के साथ इंडिया में तेज़ी से मकबूल होती हुई एक तंज़िया जमात है। इसी तरह की एक बेवकूफ़ी शेख हसीना ने कही थी कि ये लोग जो मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं ये तो सारे रज़ाकार हैं। रज़ाकार वो लोग थे जो 1971 की जंग में पाकिस्तान के साथी थे। तो ढाका यूनिवर्सिटियों के बच्चों ने इस ताने को या इस गाली को गाली नहीं लिया। उन्होंने कहा हाँ हम रजाकार हैं। नारा क्या था? तुम ही कौन अमी कौन, रजोकार रजोकार। तुम कौन हो मैं कौन हूँ, रजाकार है रजाकार है। तो आमरीत पर मबनी रियासतें हों, अवाम दुश्मन रियासतें हों या ऐसी रियासतें और ऐसे नज़रियात हों जो अपने अलावा दीगर लोगों को ज़िंदा रहने का या बराबर का इंसान समझने की बात नहीं करते, उनकी उम्रें थोड़ी होती हैं। तो वो चाहे इसराइल की मौजूदा हुकूमत हो या बीजेपी सरकार हो, ये हमेशा रहने के लिए नहीं है। और ये अगली क़यादत किसको देना चाहते हैं? बीजेपी में अगली क़यादत योगी आदित्यनाथ के पास आएगी जो कि यूपी को चलाते हैं। आप उनकी शक्ल, उनका लिबास, उनके करतूत देखें, आप किसी तौर ये नहीं समझते कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जिसका दावा है उसका एक सीएम है या उसका मुमकिन अगला पीएम है। आप उनको एक किसी मतलब मेरे लिए हिंदुइज्म से कोई खुदा ना खास्ता डिसरिस्पेक्ट मुराद नहीं है, मगर वो एक मंदिर के पुरोहित या पादरी ज़्यादा लगते हैं और एक रियासत के सीएम या एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कम लगते हैं। उनकी सियासत और उनके अफकार ऐसे हैं। नेतन्याहू बिल्कुल उस तरह के ही आदमी है जिस तरह के मोदी हैं। तो
मुस्तकबिल इन दोनों के लिए रोशन नहीं है, और अमेरिका को बहुत जल्दी ये फैसला करना होगा कि वो मशरिक़ वुस्ता में एक अमन चाहता है, एक स्टेबिलिटी चाहता है, और वो ये चाहता है कि जो आलमी माशी निज़ाम उसने तरतीब दिया है वो बाकी रहे। अगर वो ये नहीं, आप अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU की शराइत पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये MOU मफाहमती याददाश्त से ज़्यादा अमेरिका के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर था। और जब ये साइन हुआ तभी बहुत से दिफाई माहिरीन और सिफारती माहिरीन ये कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका ये भी मान ले कि लबनान में जंग बंद हो जाएगी, अमेरिका ये भी मान ले कि ईरान की सॉवरेनिटी का एहतराम किया जाएगा, अमेरिका ये भी मान ये ले। जो अभी अभी इस समिट के अंदर जो अमेरिका ने एक बार फिर कोशिश की है कि नेटो के अलाइज का पहले भी तो उन्होंने ब्लेम भी किया कि आपने हमारा साथ नहीं दिया, फिर उन्होंने कहा कि आप चूँकि अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद होती है तो इसमें अकेला हमें नहीं, बहुत सारे और ममालिक का भी नुकसान है। तो आप क्या समझते हैं? और फिर दोबारा ईरान के ऊपर इस लम्हे के ऊपर हमला करना, अपने MOU से अपनी की हुई बातों से पीछे हटना, क्या समझते हैं कि वो अपने ताल्लुकात को आजमा रहे हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एक शख्सियत का हिस्सा है वो आप देखना चाहते हैं कि नेटो दोबारा उनके साथ उसी तरह ट्रीट करता है जो पहले था, या आज होने वाले समिट के बाद जो है वो कुछ तब्दीली नजर आती है? पीट हेगेस्ट ने धमकी दी है जो वज़राए दिफा है ना नेटो ममालिक के, उनको कहा है कि हम आपको 6 महीने का वक्त देते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर सम ट्रिलियन 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक अगर आपने वो जो नेटो का दिफाई फंड है जिसमें वो चाहते हैं कि तमाम मेंबर ममालिक अपनी कुल मजमूई आमदन का 5% नेटो में खर्च करें, तब जाकर वो फंड जो है वो अचीव होगा। और इस दौरान ट्रंप ने फिर से कहा है कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए और ग्रीनलैंड हम ले लेंगे, और ये कैसे हो सकता है कि वो डेनमार्क के पास रहे। अमेरिका नेटो को ब्लैकमेल कर रहा है, उसको थ्रेट कर रहा है, और उनको ये कह रहा है कि हम जब चाहें यूरोप से अपने दिफाई असासे और फौजी वापस बुला सकते हैं। आज नहीं तो कल अमेरिका को यूरोप में रूस का सामना करना ही करना है, अदरवाइज इनको 1991 के उस मुआहदे पर वापस जाना होगा जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो रहा था। तो नेटो ने ये गारंटी की थी कि नेटो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की तरफ अपने आप को एक्सपैंड नहीं करेगा। रूस ने उस वक्त भी कहा था कि अगर नेटो ने रूसी सरहदों की तरफ तोसी की, एक्सपेंशन की, तो रूस इसका जंगी जवाब देगा। नेटो ने जब यूक्रेन को अपने अंदर लेने की कोशिश की तो रूस ने जवाब दिया। रूस जब पोलैंड नेटो में शामिल हुआ तो चुप रहा, रूस जब मोल्डोवा नेटो में शामिल हुआ तो चुप रहा, जब लिथुआनिया शामिल हुआ तो चुप रहा। यूक्रेन वाज द लास्ट प्लेस जहां रूस ने रिएक्ट किया है। नया जंगी महाज उनका आर्कटिक सी है, आर्कटिक सी की बर्फ जो है वो पिघल रही है। दुनिया नए तिजारती रास्तों की तरफ जा रही है। बहुत जल्दी हम देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ मलाका की जो अहमियत चीन के लिए है कि चीन का 70% तिजारती सामान मलाका से गुजर कर यूरोप, एशिया और अफ्रीका की मंडियों में जाता है। जब आर्कटिक सी पिघल जाएगा तब चाइनीज शिप रूस के ऊपर से गुजरकर यूरोप और अमेरिका ट्रैवल कर सकेंगे। मलाका की चूंकि वक्त कम है, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वक्त भी कम है, हमें आगे बढ़ना होगा। नाज़रीन, ऐसा है कि ये जैसा कि अस्की साहब ने फरमाया कि दुनिया अपने तमाम तर जो मफादात को मद्देनजर रख के अपनी जो खारजा पॉलिसी के पर तवज्जो देती है, तो पाकिस्तान भी बड़े नपे तुले अंदाज में आगे बढ़ रहा है। और देखा जाए तो पाकिस्तान ने अभी तक अपने जो कार्ड्स हैं बड़े अच्छे अंदाज में खेले हैं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिस अंदाज में ग्रो कर रहा है या अपनी खारजा पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है, ये इस मुल्क के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही मजबूत अंदाज में आगे बढ़ने वाला एक अंदाज़ है जो इससे पहले शायद मुद्दतों पहले पाकिस्तान की सियासत में नज़र नहीं आया। वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।